गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी पोषण के विषय में बात करेंगे। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इस विषय में चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं की बात हम यहाँ करेंगे। जैसे सबसे पहले पोषण क्या है, तो यह उन सभी क्रियाओं का योग है जो भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित हैं। पोषण अर्थात पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन को लिया जाता है तथा भोजन का हमारे शरीर में संपूर्ण क्रियात्मक व्यवहार तथा उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया आदि पोषण के अंतर्गत आती है। पोषण यह 5 चरणों में विभक्त होता है। इसमें सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात भोजन का पाचन, उसके पश्चात अवशोषण, अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण तथा उसके पश्चात शेष बचे हुए भोजन को शरीर से निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। पोषण सभी जंतुओं में होने वाली एक प्रक्रिया है। यह सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वे सभी जीव जंतु आते हैं जो अपने पोषण की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा वह प्रक्रिया जिसके दौरान कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ उन जीवों में होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक उपस्थित होता है। यह भोजन बनाने में सहायता करता है। जैसे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं तथा कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वाक्स आदि। परपोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों अथवा स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। यह निम्न 3 चरणों में विभक्त होता है। इसके अंतर्गत परजीवी, मृतोपजीवी तथा कीटहारी पौधे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य एक परपोषी जीव है क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता तथा मनुष्य सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आता है क्योंकि उपस्थित सभी मनुष्यों में शाकाहारी एवं सर्वाहारी होते हैं, अतः मनुष्य को सर्वाहारी की कैटेगरी में रखा गया है। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न हो सकते हैं। अर्थात भोजन कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे हम खाते हैं तथा जो हमारे शरीर में क्रियात्मक रूप से या संरचनात्मक रूप से सहायता करता है उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के 7 मुख्य अवयव हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं मोटा चारा। आइए
हम इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स होते हैं, अथवा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र CnH2n का होल n होता है, जहाँ पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। हमारे शरीर की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, मोनोसैकेराइड्स। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। डाइसैकेराइड्स, ये है मोनोसैकेराइड्स की 2 इकाइयों के बने होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। पॉलीसैकेराइड्स, ये बहुत सी मोनोसैकेराइड्स इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि। भोजन में कार्बोहाइड्रेट। भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न हैं, जैसे सेलुलोज। यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इनका पाचन नहीं होता। शर्करा, यह मीठा क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज, शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है। यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है। स्टार्च, पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ स्टार्च कहलाता है। रासायनिक रूप से यह एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण होता है, जिनमें इनका अनुपात 1:4 होता है। यह HCl द्वारा ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। इंसुलिन, कुछ पौधों की जड़ों व कंदों में पाए जाने वाला वे स्टार्च हैं जो फ्रक्टोज में जल अपघटित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत आलू, केला, आम, चावल, गेहूं, मक्का, शहद, गन्ना, चुकंदर आदि हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। वसा, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी होती है। ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
यह जल में अम्लीय यौन एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। यह कोशिका द्रव्य, कोशिका कला आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। जंतु वसाएं अर्धठोस होती हैं, जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में होती हैं तथा तेल कहलाती हैं। वसा का हाइड्रोलिसिस लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। वसीय अम्ल फैटी एसिड्स, यह निम्न दो प्रकार का होता है, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त जैसे एसिटिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, स्टायरिक अम्ल। असंतृप्त जैसे लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। वसा का संग्रहण एडिपोज ऊतक में होता है। वसा के स्रोत घी, मक्खन, बादाम, पनीर, सोयाबीन आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा की अल्पता में त्वचा सूखी हो जाती है। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। गाय के दूध में वसा एवं लिपिड्स की मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मधुमक्खियों से मोम प्राप्त होने वाला भी वसा है। प्रोटीन प्रोटीन शब्द जे वर्जिलियस ने 1930 में प्रतिपादित किया था। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। कुछ प्रोटीन में गंधक, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। प्रोटीनों में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कुछ आवश्यक प्रोटीन जैसे एंजाइम्स, यह जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होते हैं। हार्मोन्स शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन विभिन्न प्रकार का परिवहन करती है। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका एवं ऊतक निर्माण करती हैं। रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से रक्षा करने में सहायक है। संकुचन प्रोटीन यह पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी है। प्रोटीन के स्रोत प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर आदि हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरेस्मस तथा क्वाशरकोर नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खनिज लवण धातु, अधातु जो उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। खनिज लवण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जिनकी हमें कम आवश्यकता होती है, दूसरा जिनकी हमें अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे खनिज लवण जिनकी हमें अधिक आवश्यकता होती है उन्हें हम बृहत पोषक कहते हैं। इन तत्वों की शरीर में अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि। सूक्ष्म मात्रिक इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा आवश्यकता होती है इनकी, जैसे आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम आदि। हमारे शरीर में लोहे की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से टिटैनी एवं रिकेट्स रोग हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। खनिज लवणों के स्रोत जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। कुछ खनिज लवण के कार्य एवं स्रोत जैसे लोहा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का सुधिर में पाया जाने वाला एक श्वसनीय वर्णक है।
यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, पालक आदि लौह के प्रमुख स्रोत हैं। लोहे की कमी से हमारे शरीर में रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम, यह अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम रुधिर का थक्का जमाने एवं पेशी के कार्य करने में सहायक है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम का लवण, कैल्शियम फॉस्फेट शरीर के लिए आवश्यक होता है। दूध व दूध से बने पदार्थ, भारी जल, हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि भी कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं। कैल्शियम की कमी से टिटैनी एवं रिकेट्स रोग हो जाते हैं। आयोडीन, यह थायरॉक्सिन निर्माण हेतु प्रमुख होता है। थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में आयोडीन के स्रोत जैसे पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि है। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट होता है तथा आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। फास्फोरस अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यह फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, एटीपी आदि का अवयव है। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फास्फोरस के मुख्य स्रोत दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, अंडा आदि है। फास्फोरस की कमी से टिटैनी एवं रिकेट्स रोग हो जाता है। सोडियम, यह NaCl के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में परासरण दाब को नियंत्रित करता है। NaCl आमाशय में HCl निर्माण में सहायक है। यह पेशी संकुचन से संबंधित है। इसके मुख्य स्रोत नमक, मछली, मांस, अंडा, दूध आदि हैं। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके स्रोत केला, खजूर और आलू हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग एवं अंगघात जैसे पैरालिसिस हो जाता है। फ्लोरीन हड्डियों एवं दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। इसके अधिक से फ्लोरोसिस नामक रोग शरीर में हो जाता है। विटामिन, विटामिन शब्द कैसिमिर फंक ने प्रतिपादित किया था। हमारा शरीर विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं तथा कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीनबाक ने 1919 में विटामिन ए और बी कैरोटीन के बीच संबंध पता लगाया तथा कैरियर ने 1931 में विटामिन ए की संरचना ज्ञात की। इस विटामिन को प्रतिसंक्रमण या एंटीफेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। यह सामान्य दृष्टि एवं स्वस्थ आंखों के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत पीली एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पपीता, आम, मक्का, दूध, घी, मछली के यकृत का तेल आदि है। यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी, जिसमें कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जीरोथैलेमिया या निक्टेलोपिया या किरेटोमेलेसिया
आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन डी, इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन अथवा एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। यह अस्थियों एवं दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक है। यह डीएनए संश्लेषण और कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। इसके स्रोत अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल आदि है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत है। यह अस्थियों को प्रभावित करता है तथा इसकी कमी से बच्चों एवं वयस्कों में क्रमशः रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, यह सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, अर्थात यह हमारे शरीर में सुंदरता बनाता है। यह हमारे शरीर को सुंदर बनाए रखता है। यह ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है तथा लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। यह नर एवं मादा दोनों में प्रजनन तंत्र के सामान्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होता है। इसके स्रोत वनस्पति तेल, गेहूं, विनोला आदि हैं। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य तथा एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन के, इसकी खोज हेरनिक डेम ने सन 1929 में की थी। यह नेप्थोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है तथा शरीर में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है तथा स्कंदन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख स्रोत फूलगोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन आदि हैं। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलंब होता है तथा हेमरेज या रुधिर स्राव हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी व विटामिन सी हैं। विटामिन बी, जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख पार्ट जैसे विटामिन बी1, इसका नाम थायमीन है तथा इसे भी फंक ने प्रतिपादित किया था। यह भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में घुल जाता है। यह तंत्रिका कोशिका और उपापचय की क्रियाविधि में सहायक है। यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत ईस्ट, चावल, गेहूं, सेम, सोयाबीन, यकृत का तेल, दूध आदि है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है जिसके लक्षण भूख न लगना तथा पैरों एवं सिर में अंगघात है। विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, यह भोजन पकाते समय तथा तेज सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यह प्रोटीन एवं वसा उपापचय में सहायक है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि हेतु आवश्यक है। इसके प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, यकृत का तेल, हरी सब्जियां, दालें, पनीर आदि हैं। इसकी कमी से जीभ एवं कार्निया में सूजन एवं ओंठ फटने लगते हैं। विटामिन बी3, इसका नाम नियासिन या निकोटीनिक अम्ल है। यह एंटी पेलाग्रा कारक भी कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के ऑक्सीकरण में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत अनाज, यकृत का तेल, मक्का, फल, दूध, अंडा, मांस आदि है। इसकी कमी से पेलाग्रा डर्मेटाइटिस रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन बी9, फॉलिक अम्ल, यह लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि एवं परिपक्वन हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट, केला, दालें, फूलगोभी आदि हैं। इसकी कमी से मनुष्य में मैक्रोसाइटिक रक्ताल्पता हो जाता है। विटामिन बी12, साइनोकोबाल्मिन, यह कोबामाइड साइनाइड भी कहलाता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत यकृत का तेल, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि है। इसकी अल्पता से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी।
यह दांत, मसूड़े एवं जोड़ों हेतु आवश्यक है। यह पित्ताशय में पथरी के बनने को रोकता है। यह ताप से नष्ट हो जाता है। यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसके प्रमुख स्रोत आंवला, रसीले फल, टमाटर, मिर्च, अमरूद आदि हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिनमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। जल, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 65% जल पाया जाता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। मोटा चारा, यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते। यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा आहार नाल के मार्ग को साफ रखता है। इसका मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां, दलिया आदि हैं। संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार होता है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए वयस्क की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अधिक परिश्रम करने वाले मनुष्यों को अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को अधिक प्रोटीन, कैल्शियम एवं पोटेशियम युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। बीमारी के उपरांत मनुष्य को अधिक प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करने से अल्पता रोग हो जाता है। संतुलित आहार में भोजन के सभी अवयव आवश्यक होते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।